हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में। पिछली क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। प्रीवियस लेक्चर में हमने अयस्कों के बारे में आपसे डिस्कस किया था। धातुओं संबंधित अयस्कों को मैंने लिखवाया भी था और अयस्क से धातु को किस तरह निष्कर्षित करते हैं इस बारे में भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था। आज सबसे पहले आज के लेक्चर में हम धातुओं से संबंधित अयस्कों को उनके रासायनिक सूत्र सहित समझेंगे और इसके बाद हम ये जानेंगे कि अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण किस तरह करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम। अयस्कों धातुओं से रिलेटेड कौन से अयस्क आपके आते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉपर धातु है। कॉपर धातु के कई सारे अयस्क होते हैं। जैसे एक अयस्क आपका है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट को कैल्को पायराइट भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है CuFeS2। ओके। कॉपर धातु का दूसरा अयस्क है कॉपर ग्लांस, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Cu2S। इसे हम कैल्कोसाइट भी कहते हैं। कैल्कोसाइट। थर्ड मैलेकाइट का केमिकल फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। एक और है इसका एजूराइट का केमिकल फॉर्मूला है 2CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। कॉपर के इन चार अयस्कों में मेन अयस्क आपका कॉपर पायराइट है। इसके अंदर कॉपर की मैक्सिमम परसेंटेज मिलती है, इसलिए कॉपर धातुओं का निष्कर्षण करते समय हम लोग कॉपर पायराइट अयस्क का ही प्रयोग करते हैं। कॉपर के अयस्क के बाद में अब हम लोग बात करेंगे एल्युमिनियम धातु के अयस्क की। एल्युमिनियम धातु के कई सारे अयस्क होते हैं, जिसमें कि आपका एक अयस्क है बॉक्साइट। इसका केमिकल फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। दूसरा अयस्क है डायस्पोर। इसका केमिकल फॉर्मूला है Al2O3.H2O। इसका थर्ड और है कोरंडम का केमिकल फॉर्मूला है Al2O3। ये तीन अयस्क आपके याद करने में भी काफ़ी इजी हैं। Al2O3.2H2O इट इज़ बॉक्साइट, Al2O3.H2O ये है डायस्पोर, Al2O3 कोरंडम। इसके अलावा फोर्थ जो इसका और है वो है आपका क्रायोलाइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na3AlF6। इन चार अयस्कों में एल्युमिनियम धातु को निष्कर्षित करने के लिए जो मोस्ट सुटेबल सबसे ज़्यादा उपयोगी अयस्क है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क में एल्युमिनियम की हाई परसेंटेज होती है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण के लिए हम बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग करते हैं। अगली धातु है आपकी जिंक का जो अयस्क होगा वो पहला अयस्क है आपका जिंक ब्लेंड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है ZnS। इसका एक और है आपका जिंकाइट का जो केमिकल फॉर्मूला है ये है आपका ZnO। इसका थर्ड और है आपका कैलेमाइन जो केमिकल फॉर्मूला है ये आपका है ZnCO3। जिंक धातु के निष्कर्षण में हम लोग मेनली जिंक ब्लेंड का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेटल है वो लेंगे हम आयरन का जो फर्स्ट ओर है आपका ये है आपका हेमेटाइट।
हेमेटाइट का केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3। दूसरा और है इसका लिमोनाइट। लिमोनाइट केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3.3H2O। इसका थर्ड एस्क है आपका मैग्नीटाइट केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4। फोर्थ एस्क है इसका आयरन पायराइट। इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2S3। ये चार एस्क है आपके आयरन के। आयरन का एक और एस्क होता है आपका सीडेराइट का केमिकल फॉर्मूला है FeCO3। तो ये आपके आयरन गैस हो गए। आयरन गैस के बाद में हमारे पास कुछ और मेटल्स हैं आपके, जैसे कि अगर मैं बात करूं लेड की, तो लेड का जो एस्क होगा आपका वो होगा आपका गैलेना। इसका केमिकल फॉर्मूला है PbS। इसके अलावा इसका एक और होता है सीरोसाइट। सीरोसाइट का केमिकल फॉर्मूला है PbCO3। इसके अलावा मरकरी का जो और है आपका वो है आपका HgS, जिसका नाम है सिनवार। तो ये कुछ मेटल्स हैं और उसके रिस्पेक्टिव आपके एस्क हैं। ये एस्क आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं या फिर नीट या फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ये एस्क आपके नाम से पूछे जाते हैं और उसके केमिकल फॉर्मूले क्या होंगे, इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। कोई एस्क आपका नाम दे देगा और उसका केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछ लेगा, या फिर किस पर्टिकुलर धातु का निष्कर्षण किस एस्क से किया जाएगा, या किसी धातु को निष्कर्षण करने के लिए कौन सा एस्क आपका मेन है, प्रिंसिपल कौन सा हो रहा है, मुख्य कौन सा एस्क है जिससे उस धातु का निष्कर्षण किया। जैसे मैंने बताया आपको कि कॉपर धातु का निष्कर्षण हम लोग करते हैं कॉपर पायराइट से। ओके, तो ये आप एस्क लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको एक बात बताई थी, एस्कों से धातुओं के निष्कर्षण को जब हम करते हैं तो कुछ प्रक्रमों का प्रयोग करते हैं। उनमें से पहला प्रक्रम था आपका एस्का पीसना, जिसको पिछली क्लासेस में मैंने डिस्कस कर लिया था आपको। उसके बाद सेकंड मेथड था आपका एस्को का सांद्रण। एस्को के सांद्रण की मैंने आपको 4 विधियां बताई थी। मैंने आपको एस्को का सांद्रण क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन किया था, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। अयस्क में उपस्थित अवांछनीय शुद्धियों जैसे रेत, क्ले आदि को अयस्क से निष्कासित करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अयस्क के सांद्रण के बाद हमको सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। एक मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, किसी निश्चित धातु के अयस्क के सांद्रण की एक निश्चित विधि होती है। यानी कि कोई पर्टिकुलर अयस्क है आपका, उस पर्टिकुलर अयस्क का सांद्रण हम करेंगे या सांद्रण की विधि जो प्रयोग करेंगे उस अयस्क की प्रकृति के आधार पर करेंगे। अयस्क की जिस प्रकार की प्रकृति होगी उसी प्रकृति के आधार पर हम अयस्कों के सांद्रण की विधियों का प्रयोग करेंगे। अयस्कों के सांद्रण की विधि आपकी 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली विधि आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी है आपकी फेन प्लवन विधि, तीसरी विधि आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि, और चौथी विधि है आपकी लीचिंग प्रक्रिया यानी निक्षालन। तो इन 4 प्रक्रमों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा हम बात करने वाले हैं सबसे फर्स्ट मेथड के बारे में, जिसका नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अयस्कों के सांद्रण की विधियों में हमारी जो सबसे पहली विधि आएगी वो विधि है हमारी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि।
गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो ये जो आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, सबसे पहले तो इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि इस विधि का प्रयोग कार्बोनेट एवं ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण हेतु किया जाता है। इस विधि का प्रयोग हम लोग कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए करते हैं। जैसे एज एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, जैसे हमारे पास एक अयस्क था सिडेराइट FeCO3, ये कार्बोनेट अयस्क है आपका। अगर इस अयस्क का सांद्रण हम लोग करेंगे तो हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जैसे हमारे पास एक और था Fe2O3, एक अयस्क था Fe2O3 जिसका नाम है हेमेटाइट। एक अयस्क था हमारे पास में Fe3O4 मैग्नेटाइट। इन सभी अयस्कों का सांद्रण हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से करेंगे। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अयस्कों के सांद्रण की यह विधि अयस्कों के सांद्रण की यह विधि अयस्क तथा अयस्क में उपस्थित गैंग के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। अयस्क के सांद्रण की जो विधि होती है आपकी, ये अयस्क और अयस्क में उपस्थित जो आपकी अशुद्धियां होती हैं, जिसको हम गैंग बोलते हैं, उनके आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। अब इस विधि में हम अयस्कों का सांद्रण किस प्रकार करेंगे, तो देखिए करते क्या है, हमारे पास जो बारीक पिसा हुआ अयस्क होता है, उस बारीक पिसे अयस्क को केवल ऊपर से नीचे की ओर बहते हुए जल की धारा में वॉश करते हैं, उसको धोते हैं। धोने से क्या होता है, अयस्क में उपस्थित गैंग हल्के होने कारण जल धारा के साथ बह जाता है, जबकि अयस्क भारी होने के कारण वहीं आपका नीचे बैठ जाता है। जिस भी पात्र में हम ऐसा काम करेंगे, उस पात्र से जिस पात्र में जो अयस्क रखा होगा उसके अंदर जो अशुद्धियाँ अर्थात जो गैंग होंगे आपके, वो पार्टिकल जल की धारा के साथ आपके निकल जाएंगे, और जो बाकी अयस्क होगा वो पात्र में अयस्क के कण आपके होंगे, शुद्ध अयस्क के जो कण होंगे आपके, वो पात्र में नीचे की ओर बैठ जाएंगे। ये मेथड केवल होता है आपका। इस प्रक्रिया को अयस्क के सांद्रण की विधि लेविगेशन विधि भी कहलाती है। ठीक है, तो किस तरह हम लोग करते हैं इसको भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सांद्रण की प्रक्रिया, या फिर मैंने हेडिंग डाली केवल प्रक्रिया। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी की धारा में धोया जाता है, जिससे अयस्क में उपस्थित
गैंग हल्का होने के कारण पानी के साथ बह जाता है। तथा अयस्क भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार ऐस को हम निष्कर्षित कर लेते हैं, ऐस को हम सांद्रित कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका, वो पॉइंट आपका ये है, सांद्रण की यह प्रक्रिया, अयस्क सांद्रण की यह प्रक्रिया लेविगेशन कहलाती है। लेविगेशन भी कहलाती है। ओके, तो ये जो विधि आपके सामने लिखी हुई है आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के रिगार्डिंग आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, कार्बोनेट और ऑक्साइड एस्को का सांद्रण हम इस विधि से करते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए। इसके अलावा ये विधि किस बेस पर आपकी यूज की जाती है, तो ये विधि उन अयस्कों के सांद्रण के लिए आप प्रयोग करेंगे जिसमें उपस्थित अयस्क और गैंग के आपेक्षिक घनत्वों में एक डिफरेंस होता है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बाद में अयस्क के सांद्रण की जो दूसरी विधि आती है हमारी, वो विधि है आपकी फेन प्लवन विधि। देखिए फेन प्लवन विधि में क्या होता है, जो दूसरी विधि है हमारी, इसका नाम है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि जिस तरह आपको मैंने बताया था, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किन अयस्कों के सांद्रण के लिए करते हैं, उसी प्रकार फेन प्लवन विधि के लिए भी कुछ ऐसी शर्तें हैं आपकी। अगर मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो इस विधि का प्रयोग प्रायः सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए, किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, हमारे पास कॉपर का एक अयस्क है जिसका नाम है कॉपर पायराइट, CuFeS2, ओके, या फिर कैल्कोपायराइट। ये एक आपका सल्फाइड हो रहा है। एक हमारे पास अयस्क है जिंक ब्लेंड, ZnS। हमारे पास एक अयस्क है PbS, गैलिना। इसी प्रकार के जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, इनका सांद्रण हम लोग फेन प्लवन विधि द्वारा करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि सांद्रण की यह विधि जो होती है, वो अयस्क और अयस्क के उपस्थित गैंग की सतहों का किसी द्रव से भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अयस्क सांद्रण की यह विधि अयस्क तथा
गैंग की सतहों तथा गैंग की सतहों का किसी द्रव के साथ भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, इस विधि में एक बहुत ही सिंपल सा काम करते हैं। एक बड़ा सा टैंक होता है, जिस टैंक में जल भरा हुआ होता है, इसमें बारीक पिसे हुए को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। फिर उसमें कुछ फेनक पदार्थ डालते हैं। फेनक के रूप में हम प्रयोग करते हैं चीड़ के तेल का या फिर क्रियोसेटॉल का। उसमें कुछ मात्रा में हम लोग कुछ संग्राही पदार्थ मिलाते हैं, संग्राही जैसे पोटेशियम एथिल जैंथ्रेट या फिर एथिल जैंथ्रेट। इन पदार्थों को मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद में पूरे मिश्रण को हम लोग एक घूर्णी मिल द्वारा घुमाते हैं। साथ ही इस पूरे मिश्रण में वायु की प्रबल धारा प्रवाहित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया करने पर अयस्क के जो कण होते हैं आपके, वो तेल से भीगकर फेन के रूप में जल की सतह पर ऊपर की ओर आ जाते हैं। और जो अयस्क में गैंग के कण होते हैं या गैंग पदार्थ होता है आपका, वो जल के साथ भीग जाता है और भारी होकर टैंक के पेंदे में बैठ जाता है। जो भी हमको अयस्क के कण फेन के रूप में ऊपर की ओर प्राप्त होते हैं, जल की सतह पर तैरते हुए मिलते हैं, उस पूरे फेन पदार्थ को बाहर निकाल लेते हैं और उस पूरे फेन पदार्थ को हम सुखा करके अयस्क के कणों को निष्कासित कर लेते हैं। इस प्रकार हमको सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। चलिए तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सांद्रण की यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जो जल विरोधी प्रकृति के होते हैं, जो जल विरोधी प्रकृति के होते हैं, जल विरोधी प्रकृति के होते हैं तथा उसमें उपस्थित गैंग जल स्नेही प्रकृति का होता है। तो ये इसके 3 बेसिक पॉइंट हैं आपके। इन सांद्रण की इस विधि का प्रयोग हम सबसे पहले केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए करेंगे, जो कि आपके सामने कुछ सल्फाइड अयस्क दिए गए हैं। इस विधि का जो प्रयोग होता है या यह विधि आपकी किस बात पर डिपेंड करती है, अयस्क और अयस्क में उपस्थित गैंग की सतह का किसी पर्टिकुलर द्रव से भीगने की प्रवृत्ति पर यह प्रक्रिया आपकी आधारित है। इसके अलावा इस विधि द्वारा आप केवल उन्हीं अयस्कों का सांद्रण करेंगे जिन अयस्कों और अयस्क में उपस्थित गैंग दोनों की जल से भीगने की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न हो। जैसे कि जो अयस्क के पार्टिकल हैं आपके, वो जल विरोधी प्रकृति के हों और गैंग के आपके जो कण हैं वो आपके जल स्नेही प्रकृति के हों। अब हम बात करते हैं किस जो फेन प्लावन विधि है, फेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार हम अयस्कों का सांद्रण करेंगे। तो स्टूडेंट आपके सामने ये पूरा डायग्राम क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सामने एक टैंक है। इस टैंक में जल भरा हुआ है आपका। इस प्रक्रिया में करते क्या, हम एक टैंक लेते हैं, उसके अंदर जल भरा हुआ होता है और इस जल में हम बारीक पिसा हुआ अयस्क का मिश्रण मिक्स कर देते हैं।
इसके अलावा इसके अंदर कुछ फेनक पदार्थ जैसे कि चीड़ का तेल या फिर क्रियोसोट का तेल मिलाते हैं। चीड़ के तेल के साथ इसमें कुछ मात्रा में संग्राही जैसे पोटेशियम एथिल जैंथ्रेट या फिर एथिल जैंथ्रेट को भी मिश्रित करते हैं। इस पूरे मिश्रण को हम अच्छी तरह मिक्स करने के लिए ऊपर एक घूर्णी का प्रयोग करते हैं जो घूमती रहती है और पूरे मिश्रण को आसानी से मिश्रित करती रहती है। इस घूर्णन प्रक्रिया के दौरान हम इस पूरे मिश्रण में वायु की प्रबल धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है, अयस्क, देखिए होता क्या है, जब आप इसके अंदर चीड़ का तेल मिलाते हो, जल में मिलाया जाता है तो चीड़ का तेल जो होता है वो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे जो अयस्क के कण होते हैं जो आपके जल विरोधी प्रकृति के होते हैं वो तेल से भीग करके फेन बनाकर अलग हो जाते हैं और वो फेन आपका द्रव की सतह ऊपर की ओर तैरता हुआ रहता है। बाकी जो गैंग यानी अशुद्धियाँ होती हैं आपकी वो भारी होती हैं और साथ ही साथ आपकी वो जल के कणों से भीगकर टैंक के पेने पर बैठ जाती हैं। ये प्रक्रिया आपकी पूरी होती है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाया गया है। तो जो प्रक्रिया हुई आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, इस प्रक्रिया को आप पूरा नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पर कुछ पदार्थ मिश्रित करते हैं। जैसे कि हमारे पास इस प्रक्रिया में हमने एक पदार्थ यूज किया, तो इसको बोलते हैं फेनक। क्या बोलते हैं? फेनक का प्रयोग करते हैं। फेनक फ्रोदर, इनका ये कौन से पदार्थ होते हैं? ये होते हैं आपके चीड़ का तेल। चीड़ का तेल। फेनक पदार्थों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? फेनक पदार्थ अयस्क के कणों को तेल से भिगा देते हैं और फेन बनाने में प्रयोग करते हैं, फेन बनाने में उपयोगी होते हैं। वायु के बुलबुलों के साथ फेन के रूप में ये अयस्क के कण आपके ऊपर द्रव की सतह पर आ जाते हैं, जिसको निकाल कर हम अलग कर लेते हैं और शुद्ध अयस्क को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा हम इसमें कुछ संग्राही पदार्थ प्रयोग करेंगे, जैसे कि इसके लिए मैंने यहां पर यूज किया है पोटेशियम एथिल जैंथ्रेट। पोटेशियम एथिल जैंथ्रेट। पोटेशियम एथिल जैंथ्रेट। पोटेशियम एथिल जैंथ्रेट का केमिकल फॉर्मूला आपका है C2H5OCS2K। C2H5OCS2K। इसका प्रयोग करेंगे। ये संग्राही के रूप में आपका प्रयोग होता है। इसके अलावा इसमें कुछ हम और पदार्थ का भी प्रयोग करते हैं, जो पदार्थ आपके यूज होते हैं फ्रोथ बनाने में, यानी कि फेन वगैरह बनाने में। पोटेशियम एथिल जैंथ्रेट ये फेन बनाने में सहायक होता है और चीड़ का तेल आपके क्या होते हैं? फेनक आपके होते हैं। ठीक है, पोटेशियम एथिल जैंथ्रेट क्या करेगा आपका? ये अयस्क के बारीक कणों का तेल से भीगने के साथ मदद करेगा और चीड़ का तेल क्या करेगा? ये फेन के रूप में अयस्क के कणों को बाहर की ओर ले जाएगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या होता है? वर्धक एवं प्रतिवर्धक। इन पदार्थों का प्रयोग एक स्पेसिफिक रूप में किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर अयस्क में आपके दो या दो से ज़्यादा घटक प्रेजेंट हो। मान लीजिए हमारे पास एक अयस्क है, इसका PbS गैलेना। गैलेना में जिंक सल्फाइड ZnS और आयरन पायरेट FeS2 प्रेजेंट है। ये मैंने एक मिक्सचर ले लिया अयस्क का। आपका PbS आपका और है मैक्सिमम अमाउंट में, उसके अंदर ZnS और आपका FeS2 ये आपके प्रेजेंट है, तीनों ही आपके सल्फाइड और है ना। तो इनमें से किसी एक घटक को आप पृथक करना है, तो उसी किसी एक घटक को पृथक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक अयस्क की द्रव में किसी पर्टिकुलर फेनक पदार्थ में भीगने की प्रवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी और दूसरे अन्य पदार्थों की फेनक में मिश्रित होने की प्रवृत्ति को या भीगने की प्रवृत्ति को घटाना पड़ेगा। तो उनके लिए हम वर्धक और प्रतिवर्धक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जरा, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित
जो अयस्क में उपस्थित किसी घटक के फेन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं वर्धक कहलाते हैं तथा वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित किसी घटक की फेन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को घटा देते हैं प्रतिवर्धक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित किसी घटक के फेन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, वर्धक बोलेंगे। और जो पदार्थ अयस्क में उपस्थित किसी घटक के फेन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को घटा देते उन्हें क्या बोलते हैं, हम लोग प्रतिवर्धक बोलते हैं। अगर मैं वर्धक की बात करूं तो वर्धक के रूप में हम लोग बेसिकली कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं, और प्रतिवर्धक के रूप में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग प्रयोग करते हैं NaCN का, यानी कि सोडियम साइनाइड का। KCN का भी प्रयोग कर लिया जाता है। ओके, जैसे इसके रिगार्डिंग हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अयस्क है गैलेना यानी PbS के अंदर ZnS और FeS2 आयरन पायराइड आपके प्रेजेंट है, और हमें उनसे PbS को निष्कासित करना है। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें एक वर्धक का प्रयोग करेंगे। पोटेशियम एथिल जेंथरेट के साथ में हम लोग कॉपर सल्फेट वर्धक का प्रयोग करेंगे। ये क्या करेगा, ये PbS की पोटेशियम एथिल जेंथरेट में भीगने की प्रवृत्ति को बढ़ा देगा, और बाकी जो आपका है वो क्या करेगा, वो उसकी भीगने की प्रवृत्ति घट जाएगी। या फिर आप वहाँ पर NaCN या फिर KCN का प्रयोग करेंगे। तो NaCN या फिर KCN क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, PbS और FeS2 की पोटेशियम एथिल जेंथरेट के साथ भीगने की प्रवृत्ति को कम कर देंगे, और ये फेन को नहीं बनने देंगे। साथ में PbS की प्रवृत्ति तेल के साथ भीगने की और फेन में परिवर्तित होने की बढ़ जाएगी। इस प्रकार हम इस 3 सल्फाइड अयस्कों के मिश्रण से PbS को पृथक कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको रिटन फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख रहा हूं, PbS में ZnS तथा FeS2 उपस्थित होने पर इस अयस्क मिश्रण में सांद्रण के दौरान पोटेशियम एथिल जेंथरेट के साथ NaCN मिश्रित कर देते हैं। NaCN मिश्रित कर देते हैं।
जो ZnS तथा FeS2 के फेन में परिवर्तन की प्रकृति को कम कर देता है, प्रकृति को कम कर देता है। ठीक है, और उससे क्या मिलेगा आपको, पीबीएस आपको अलग निष्कासित करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे जो विधि थी आपकी क्या थी, ये विधि थी आपकी फेन प्लवन विधि। ओके, अब फेन प्लवन विधि के बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। जो नेक्स्ट हमारी सांद्रण की विधि है वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो नेक्स्ट विधि हम लोग लिखने वाले बेटा क्या, चुंबकीय पृथक्करण विधि। हमारी तीसरी विधि है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, यानी कि चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए बेटा, इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम इस विधि द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण करेंगे जिनमें उपस्थित गैंग या तो चुंबकीय प्रवृत्ति का हो और अयस्क आपका अचुंबकीय प्रवृत्ति का हो, या फिर अयस्क आपका चुंबकीय प्रवृत्ति का हो और गैंग आपका अचुंबकीय प्रवृत्ति का हो। यानी अयस्क और गैंग के चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या हो, अंतर हो। इस प्रकार के अयस्कों का हम सांद्रण इस विधि द्वारा करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इस विधि द्वारा उन अयस्कों का सांद्रण करते हैं जिनमें अयस्क तथा गैंग के चुंबकीय व्यवहार में अंतर हो। चुंबकीय व्यवहार में अंतर हो, यानी कि अयस्क आपका चुंबकीय प्रवृत्ति का हो, गैंग अचुंबकीय प्रवृत्ति का हो, या फिर गैंग चुंबकीय प्रवृत्ति का हो, अयस्क अचुंबकीय प्रवृत्ति का हो। ठीक है, इस विधि में क्या प्रक्रिया हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग इस विधि में क्या करते हैं कि आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है, हम लोग एक घूमती हुई चुंबकीय पेटिका में हम अयस्क को डालते हैं। डालने पर अगर आपका ये चुंबकीय पेटिका आपकी लगातार घूमती रहती है और हम हॉपर से इसमें अयस्क का मिश्रण को डाल देते हैं। जब ये चुंबकीय पेटिका आपकी घूमती है तो घूमने पर क्या होगा, जो आपका बारीक पिसा हुआ अयस्क होगा, मान लीजिए वो चुंबकीय प्रवृत्ति का है, तो वो क्या करेगा, वो आपका काफ़ी देर आकर्षित रहेगा और एक अलग ढेर बना के निकल जाएगा। और जो आपका अचुंबकीय गैंग होगा वो आपका एक फोर्स से, एक आपका अपकेंद्र बल के थ्रू आपका बाहर की ओर आ जाएगा। दो अलग अलग ढेर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को लिख दे रहे हैं हम। इस प्रक्रिया में अयस्क बारीक पिसे हुए अयस्क को हॉपर द्वारा घूमती हुई चुंबकीय पेटिका, घूमती हुई चुंबकीय पेटिका पर गिराते हैं। यदि अयस्क चुंबकीय प्रवृत्ति का है,
तो वह आकर्षण के कारण अचुंबकीय गैंग से पृथक होकर अलग एकत्र हो जाएगा, तथा अचुंबकीय गैंग अयस्क से पृथक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस प्रकार हम लोग अयस्कों का सांद्रण करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने लिया, हमारे पास एक अयस्क है आपका FeWO4 जिसका नाम है आपका वोल्फ्रेमाइट। ये जो वोल्फ्रेमाइट अयस्क है आपका, ये आपका एक चुंबकीय अयस्क और इसके अंदर जो आपका गैंग होता है वो आपका SnO2 का गैंग होता है। ठीक है, ये आपका अचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है, तो अगर इन दोनों को परस्पर पृथक करना हो तो हम इस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी 3 पृथक कार्यविधियां थी जिससे हम लोग अयस्कों को बारीक पिसे अयस्कों को सांद्रित करते हैं और शुद्ध अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में एक चौथी विधि होगी आपकी, वो भी अभी आपको बताई जाएगी, पहले आप इसका नोट कर लीजिए।